गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंडीशंस एंड वारंटीज़ का, जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से ही कनेक्टेड है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक से। देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए शॉप पर जाएंगे तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं प्रोडक्ट से, हमारी कुछ पर्टिकुलर नीड्स हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और हर कस्टमर अपने पार्ट पर कोशिश करेगा कि उसको बेस्ट चीज़ मिले, राइट। सेम जो थॉट है वो सेलर के पार्ट पे भी रहेगा कि वो भी अपनी चीज़ को बेचने की भरसक मतलब कोशिश करेगा। हो सकता है वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से और इस तरीके से अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करे कि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा जाता है। तो दुकानदार या शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर की कोशिश रहेगी कि वो प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से बेच दे, तो वो इंड्यूस करने की कोशिश करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। हालांकि बायर से भी उम्मीद की जाती है कि बायर जब शॉप पर जाएगा तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अपने पार्ट पर उसकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल कर ही ले, राइट। हर बात के लिए वो सेलर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि सेलर उसको सही बात बताएगा तभी वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। नो, बायर को अपना भी माइंड यूज़ करते हुए देखना चाहिए कि उसको बीवेयर मतलब उसको अवेयर रहना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट ले रहा है वो उसके लिए सही साबित होगा या नहीं होगा, मतलब जहाँ तक उसकी नॉलेज है, जहाँ तक वो इस चीज़ को चेक कर सकता है, ठीक है। हमारा जो आज का मुद्दा है वो है कि हम प्रोडक्ट को किस लिए ख़रीदते हैं और बेसिक एलिमेंट क्या रहता है। मान लीजिए मुझे गाड़ी ख़रीदनी है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे गाड़ी की रफ्तार अच्छी चाहिए, एवरेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो कितना तेल ले रही है, कितना एवरेज दे रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्पीड से मतलब है। हो सकता है किसी और कस्टमर को एवरेज से प्रॉब्लम हो कि एवरेज अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो कितना 1 किलोमीटर में कितने घंटे चलती है, राइट। और 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है। किसी को कलर से कलर की वो हो सकती है चाहत की, उसको पर्टिकुलर कलर से पसंद है कि वो कलर को प्रेफरेंस दे रहा है, कोई प्राइस को प्रेफरेंस देता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंट बायर्स की डिफरेंट हो सकती है, राइट। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं स्टिपुलेशन की, तो वी बाय एनी प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ वारंटी। नाउ पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कंडीशन क्या चीज़ है और वारंटी क्या चीज़ है। ये दो एक तरह से प्रेरणा स्रोत है आपके लिए कि इनको ध्यान में रखकर ही आप या इनको बेस मानकर ही आप कोई प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। पहले मैं कंडीशन की बात करूँगी। कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और मैंने सेलर को ये क्लियर कर दिया है कि मुझे ऐसी गाड़ी दिखाइए जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चले, ठीक है। दिस इज़ माई कंडीशन, दिस इज़ द कंडीशन फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब सेलर मुझे वही गाड़ी दिखाए या उसको वही दिखानी चाहिए जो इस कंडीशन को पूरी करे, राइट। अगर मैं ऐसा नहीं करता और वो मुझे कोई और गाड़ी दे देता है जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरती, तो इसका मतलब जिस स्पेसिफिक कंडीशन को मैंने मेंशन किया वो पूरी नहीं हुई, तो मेरे पास ये अधिकार हो जाएगा कि मैं उस चीज़ या उस कंडीशन को पूरा ना होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती हूँ, गाड़ी वापस करके अपना पैसा वापस ले सकती हूँ, कोई डैमेजेस या कोई कॉम्पनसेशन का कोई बनता है मेरा राइट तो वो भी मैं वसूल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ आ जाऊँ, वारंटी की तरफ, अगर मैंने दुकानदार को ये बोला कि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, राइट, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी स्पीड की, अच्छा एवरेज देने वाली गाड़ी चाहिए। मैंने 30 किलोमीटर स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बोला है कि मुझे एक बढ़िया गाड़ी दिखाइए। अब दुकानदार ने मुझे या उस शोरूम के मालिक ने मुझे जो गाड़ियाँ दिखाई उनमें हर गाड़ी की उसने अपने पार्ट पे तारीफ़ करी कि ये गाड़ी की रफ्तार ऐसी है, इसका कलर बढ़िया है या इसकी एवरेज बढ़िया है, राइट, ये इतने साल पुरानी है या इसका मॉडल एकदम नया है, वगैरह वगैरह।
साथ ही साथ उसने पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में ये भी कह दिया कि ये देखो जी, ये तो 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज भी देती है। मुझे उसकी ये बात पसंद आई और मैंने उस गाड़ी के लिए हाँ कर दी और मैं गाड़ी खरीद के घर ले आई। अब पता लगा कि 30 किलोमीटर तो वो चलती नहीं है, उसकी एवरेज कम आ रही है। क्या इस बेस पर मैं गाड़ी का जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है या मैंने जो गाड़ी खरीदी है, या मैं गाड़ी वापस कर सकती हूँ या मैंने पैसे वापस ले सकती हूँ? नो। कारण मैंने उसके आगे कंडीशन कोई पर्टिकुलर नहीं रखी, मैंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखी थी। मैंने उसको सिर्फ इतना कहा था मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, और उसने अपनी तरफ से जो भी उसके माइंड में अच्छी थी वो सब उसने दिखा दी। उसने अपनी तरफ से शायद ये भी बोला कि 30 किलोमीटर वाली गाड़ी है जी, ये तो अराउंड 30 किलोमीटर चल जाएगी, बट नहीं चली तो वो वारंटी मानी जाएगी और वारंटी टूटेगी, कंडीशन ही टूटेगी। कि कंडीशन हमेशा एक तरह से ज़्यादातर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। ठीक है, अभी दोनों में फ़र्क समझ में आ गया आपको? कंडीशन बेसिक एलिमेंट माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, वारंटी कोलेटरल एग्रीमेंट माना जाएगा, सम पार्श्विक माना जाएगा, बेसिक एलिमेंट नहीं माना जाएगा। तो बेसिक एलिमेंट के टूटने पर या ख़त्म होने पर या ना पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है प्राइस के लिए और डैमेजेस के लिए वाद यानी कि केस फाइल किया जा सकता है। बट इन दिस केस वारंटी के लिए सिर्फ आप डैमेजेस या कॉम्पनसेशन ले सकते हो। यू कांट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। आई होप आपको इन दोनों का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। तो कंडीशन का मतलब क्लियर है, विच इज़ द मेन पर्पज, विच इज़ असेंशियल, which is the point which is essential to the main purpose of the contract। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो एक मैंने बेस बनाया कि मुझे तो वही गाड़ी चाहिए जो 30 किलोमीटर चले ही चले, उससे फालतू होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। अगर उससे कम हुई तो मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं चाहिए जो 30 किलोमीटर से कम एवरेज दे। तो ये मेरी बेसिक कंडीशन थी एंड दिस वाज असेंशियल। मेरे कॉन्ट्रैक्ट का बेस ही यही था। वारंटी में मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। और अच्छी में अब वही वाली बात है, अच्छी का जो डेफिनेशन है वो हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। मैंने बोला अच्छी एवरेज चाहिए, हो सकता है मेरे लिए 25 अच्छी एवरेज है, आपके लिए 15 अच्छी एवरेज है कि नहीं बात? तो ज़रूरी नहीं है ना कि सब पर्सन की जो एक सोचने का तरीका है या नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। इन दैट केस वी कैन से इफ़ वारंटी is not fulfilled, then contract cannot be cancelled. Only we can file a suit against the shopkeeper or manufacturer for damages, और मतलब कोई भी थोड़ा बहुत जो भी आपको मिल सकता है कॉम्पनसेशन वगैरह, बट आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, टचस्टोन ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। अब वो कहता है कि कैसे आप किसी भी स्टेटमेंट को कंडीशन बोलोगे और कैसे आप किसी स्टेटमेंट को वारंटी साबित करोगे। बट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, और वो जो स्टेटमेंट आपने दी है वही तो डिसाइड कर देगी ना। अब मैंने बोला कि भाई मुझे 30 किलोमीटर वाली गाड़ी ही चाहिए, दैट इज़ कंडीशन, सिंपल। बात तो सही पता लग रहा है, बात करने के तरीके से और बताने से ही पता लग रहा है आपको कि ये कंडीशन है। और मैं कहूँगी अगर अच्छी गाड़ी चाहिए जो कम से कम 30 किलोमीटर तो चले। अब अगर मैंने ये सिर्फ ये बोला होता कि मुझे 30 किलोमीटर वाली ही चाहिए और मेरे को अच्छी गाड़ी चाहिए जो 30 किलोमीटर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको छूट दे दी, छूट इन द सेंस की दे दी कि भाई अच्छी चाहिए। अब वही वाली बात है ना, अच्छी की डेफिनेशन मेरे लिए अलग और आपके लिए अलग हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट गिवन एट दैट मोमेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्रक्चर है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जिस बात पर जोर दिया गया आप उसको देखिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन किया है बायर ने कि उसका बेसिक जो उसका मेन पर्पज़ ही ऐसी गाड़ी खरीदना है जो 30 किलोमीटर चले, तो वो कंडीशन मानी जाएगी, अदरवाइज वो वारंटी मानी जाएगी, राइट। So I hope you got my point. Now you can give so many examples regarding the touchstone of condition and warranty. आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जितना आपको अच्छा लगे और जो आपको लगे कि जस्टिफाई कर सकता है, राइट। ओके जी, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जितनी मैंने बातें बताई उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस हो सकता है। नेचर यानी कंडीशन बेसिक एलिमेंट कहलाता है, बेस है, मेन ऑब्जेक्ट है। कंडीशन मेन ऑब्जेक्ट है, वारंटी ऑब्जेक्ट नहीं है, वारंटी कोलेटरल है। कोलेटरल को बोलते हैं हिंदी में समपार्श्विक,
यानी पैरेलल चलती है। मतलब ये नहीं है कि जिसके टूटने से अनुबंध टूट जाए। रेमेडीज़ क्या आती है? कंडीशन टूटने से क्या हो जाता है? अनुबंध टूट सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है। बायर के पास राइट होता है कि वो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है और डैमेजेस ले सकता है। यहाँ सिर्फ डैमेजेस ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता, राइट। लीगल इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इलीगल हो जा, मतलब इलीगल तो मैं वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन अब उसका एक लीगल इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आपने कंडीशन तोड़ी है, तो आप बायर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अनुबंध पूरा करेगा। यहाँ पर अनुबंध पूरा होगा, वारंटी टूटने से उसकी लीगैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रीटमेंट में क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट आपने कंडीशन तोड़ दी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आप मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, आप मुझे डैमेजेस देंगे, राइट। और ब्रीच ऑफ वारंटी में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूटा, कंडीशन नहीं टूटी कोई, ब्रीच ऑफ वारंटी जो है ब्रीच ऑफ वारंटी ही कहलाएगी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ पाएंगे, सिर्फ डैमेजेस ले सकते हैं। हम समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन डज द कंडीशन बिकम ए वारंटी। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि कंडीशन को वारंटी बनाया जा सकता है। बेशक से कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये बोला लिखवाने से पहले कि भाई मेरी बेसिक कंडीशन यही है कि मेरे को 30 किलोमीटर पर आवर चलने वाली गाड़ी ही चाहिए, या उससे फालतू, उससे कम नहीं, ठीक है। अब आपने मुझे एक गाड़ी दी, मैं घर लेके आई, वो 25-28 किलोमीटर चली, मुझे लगा इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई आफत नहीं आ रही। अब मैं वापस करूँ गाड़ी, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूँ, फिर मैं कोर्ट कचहरी में जाऊँ, क्यों मैं ये चक्कर डालूँ? कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, मैं सिर्फ डैमेजेस के लिए कह देती हूँ कि भाई तुमने मुझे थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया है, तो इतना मेरा डैमेज बनता है, इतना मेरा कॉम्पनसेशन बनता है, वो दे दो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तोड़ती। अब इसका मतलब देखो मेरे ऊपर बात आ गई ना, मैं चाहूँ तो उसको कंडीशन टूटने के उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती थी, बट मैंने उस कंडीशन को वेव कर दिया। मतलब मैंने उसको क्या कहा, मैंने उसका त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने बड़ी इंसानियत दिखाई और मैंने अपनी महानता का परिचय देते हुए कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। जब बायर एडजस्ट करने पर आ जाता है तो कंडीशन को भूल जाता है और कोई बात नहीं जी, वारंटी समझ लो इसको, तो आप जो भी थोड़ा बहुत आप मेरा कॉम्पनसेशन बनता है वो दे दो, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि बायर के पार्ट पर ये बात डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा, कंपल्सरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें ये भी होता है कभी कभी बायर भी कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है कि अब वो कंडीशन नहीं रहेगी, वो वारंटी बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सामान आपको ऑर्डर किया है, आपने मेरे घर, और मैंने आपको क्लियर कट बोला था सामान इस तरह की पैकिंग में होना चाहिए, राइट। आपने मुझे दूसरी पैकिंग करके भेज दिया, तो कंडीशन ब्रेक हो गई। मैं चाहती थी सामान वापस करती, पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसमें से कुछ सामान खोला और आगे बेच दिया या यूज़ कर लिया, बाकी का सामान आपको वापस कर रही हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है भाई। ऐसा क्यों किया आपने? या तो आप सारे सामान वापस कीजिए, कंडीशन टूटी है तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, इट्स नो, देयर इज़ नो बिग डील, नॉट अ बिग इशू। बट आप कुछ तो एक्सेप्ट कर रहे हो और कुछ रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा ना। तो अगर आपने इस तरीके का कोई बिहेव किया है तो वो माना जाएगा कि आप कंडीशन को कंडीशन नहीं वारंटी मान रहे हो, और आपने, क्योंकि पार्ट ऑफ द डिलीवरी आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो बाकी का भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो डैमेज आपका बनता है कंपनसेशन वो आपको मिल जाएगा, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिपुलेशन एज टू टाइम एंड पेमेंट। क्या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में समय और जो समय के ऊपर हम पेमेंट करते हैं, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसको भी कंडीशन माना जा सकता है? देखिए, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया, मैं बायर हूँ, मैंने लिख दिया कि मुझे 10 दिन के अंदर ही डिलीवरी चाहिए, वरना मैं 10 दिन के बाद डिलीवरी नहीं लूँगी, तो इसका मतलब टाइम स्टिपुलेशन है, ऐसे कंडीशन माना जाएगा। अगर मैंने कहा दिया जी पेमेंट मैं एडवांस में लूँगी, नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूँगी, तो पेमेंट भी हमारी फिर क्या हो गई, कंडीशन है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब टाइम और पेमेंट कोई बड़ी इशू नहीं है, इसको वारंटी तो माना जा सकता है, इसको कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर और सेलर के बीच में, तो ये बातें ना पहले ही क्लियर हो जाते हैं कि भाई मुझे ये मेरी स्पेसिफिकेशन है, इसी का मेरे को सामान चाहिए, ऐसी पैकिंग चाहिए, इस तरह का रेट चाहिए, इस टाइम पे चाहिए। तो ये बातें आपने पहले क्लियर कर दी ना, ओरल में कर दी, रिटर्न में कर दी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अपनी एक्सप्रेस कर दी अपनी फीलिंग्स, बोल कर या लिख कर, जिसे आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, राइट। इम्प्लाइड
होता है क्या कुछ ऐसा कि क्या क्या आपको अपनी कंडीशन या अपनी वारंटी सारी बोलकर या लिखकर बतानी पड़ेंगी, या कुछ ऐसा भी होता है जो व्यवहार से भी होता है? हाँ, अब वही पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। देखिए, अगर तो कोई कंडीशन और वारंटी आप लगाना चाहते हैं, अच्छी बात तो यही होती है कि, या फिर एक ये लगा लो ना कि कल को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, उससे अच्छा यही है कि आप ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस तरीके से करो तो वो बेटर है। उससे क्या होता है कि झगड़े के चांसेस कम होते हैं। बट अगर आपने कंडीशंस और वारंटी को, यानी कि आपकी कोई ख़ास डिमांड नहीं है, राइट, तो आपने कुछ भी ऐसा अपनी बातों से और अपने उससे लिख कर या बोल कर ऐसा कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब कोई भी क्लियर कट कंडीशन तो वारंटी तो आपने रखी नहीं, ठीक है जी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन और वारंटी होती हैं जो ना रखी जाए तो व्यवहारिक तौर पर माना जाएगा कि भाई ये चीज़ तो मस्ट है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो होनी ही चाहिए, राइट। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं दुकान पे जाती हूँ, कोई सामान खरीदती हूँ, क्या मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात आती है कि जिस दुकान पे मैं चढ़ रही हूँ उसने चोरी का सामान बेच रहा है? वो नहीं ना। हम ये क्या मानकर चलते हैं कि भाई जिस दुकान पर हम चढ़ रहे हैं वो मालिक की ही दुकान है और जो सामान वो बेच रहा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कल को मेरे घर में कोई रेड नहीं पड़ने वाली कि आप चोरी का सामान खरीद कर आए, है ना? ऐसा होता है। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ इम्प्लाइड कंडीशन। इसमें मैंने दुकानदार को जाके सबसे पहले, क्या आप चढ़ते ही ये बोलते हो भैया ये चोरी का सामान तो नहीं बेच रहे, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उसके दिमाग में भी होती है और आपके दिमाग में भी होती है, और ये चीज़ इम्प्लाइड होती है, इसको बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये दिस इज़ इम्प्लाइड कंडीशन, राइट। तो अब मैं बात करूँगी ऐसी कंडीशंस और वारंटी की जो बोलकर या लिखकर नहीं बताई जाती, वो इम्प्लाइड है और वो होनी चाहिए, और अगर वो टूटती हैं तो उसका असर बिल्कुल वही होगा जो एक्सप्रेस का होता है, यानी अनुबंध को टूट भी सकता है और उसमें कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लाइड कंडीशन की। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज कंडीशन एज टू द टाइटल ऑफ गुड्स। वही एग्जांपल बताया जो मैं अभी बता रही थी। टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आपके पास एक राइट है, आप चीज़ों को बेच पा रहे हो और आप उसके सही ऑनर हो, है ना? ऑनर ही सामान बेच सकता है ना, या फिर ऑनर के साथ ऑनर ने किसी को ऑथराइज कर रखा है बेचने के लिए, वही तो बेच पाएगा ना, ठीक है ना, राइट। तो इट मीन्स कि इट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर मस्ट बी द ओनर ऑफ द गुड्स एंड देयर शुड बी नो प्रॉब्लम जो कि फ्यूचर में अराइज हो बायर के साथ इस बिना पे कि भैया आप तो चोरी का सामान लेकर आए हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सेलर डिड नॉट हैव द राइट, अगर सेलर के पास गुड्स को बेचने का राइट ही नहीं था और उसने बेच दी तो बेचारा बायर भी फंस गया ना उसके अंदर, तो वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब उसका तो कोई कसूर नहीं, उसको तो पता नहीं। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो बंदा सामान बेच रहा है या तो वो एजेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, या फिर वो ओनर खुद होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अभी देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है भाई तुमने जैसे डिस्क्राइब किया ना, ये चीज़ ऐसी है जी, ये फ्रिज ऐसा निकलेगा जी, ये इतना होगा, वैसा होगा। अब जो डिस्क्राइब किया है उसके बाद जो मेरे घर सामान भेजा है या मेरे गाड़ी में जो सामान रखवाया है वो वही चीज़ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम शॉप पर जाते हैं और कुछ चीज़ें जैसे मान लो मुझे टीवी खरीदना है तो कुछ टीवी डिस्प्ले कर रखे हैं, मुझे उनमें से एक टीवी पसंद आ गया, राइट। उसने उसके बारे में बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि अब उसने वो दीवार वाला टीवी तो उतारा नहीं है, उसने अंदर गोडाउन से वो नया वाला टीवी निकाला सेम बिल्कुल और मेरी गाड़ी में रखवा दिया। अब आपके दिमाग में क्या बात है कि जो टीवी उसने रखवाया वो वैसा ही है ना जो टीवी उसने दिखाया, यानी सैंपल दिखाया, और जो डिस्क्राइब किया यानी कि उसकी दी हुई चीज़ सैंपल और डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। अगर दोनों में एक भी चीज़ गड़बड़ करती है ना, यानी कि देखने में वो चीज़ वैसी नहीं है या फिर डिस्क्राइब करने में वैसी नहीं है, तो मैं दोनों ही केसेस में मान लूँगी कि तुमने कंडीशन तोड़ी है। अब देखो मैंने कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि भाई जो तुम दिखा रहे हो वही होनी चाहिए, नहीं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए कॉमन सेंस की बात कि भाई आप जो डिस्क्राइब कर रहे हो और जो सैंपल दिखा रहे हो उससे मैच होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है डिस्क्राइब तो कर रहा वो तो ठीक हो गया, बट जो सैंपल दिखाया था वो ठीक नहीं है। मैंने दिखाया था उसने थोड़ा सा बड़े साइज़ का था, दिया मुझे छोटा सा है, या उसने बताया था वॉल्यूम बड़ा अच्छा आएगा, इसका तो वॉल्यूम बड़ा रो के आ रहा है, यानी कि आवाज़ ही क्लियर नहीं है टीवी की। अब बताइए, डिस्क्रिप्शन भी ठीक नहीं है, सैंपल मैच कर गया तो डिस्क्राइब ठीक नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन ठीक है तो सैंपल नहीं मैच किया यहाँ। और अगर कई बार दोनों चीज़ें मैच नहीं करती है तो इट मीन्स कि आपने इम्प्लाइड कंडीशन तोड़ी है, राइट। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी एंड फिटनेस। हर बायर ये उम्मीद करके चाहेगा कि जो प्रोडक्ट उसको मिलेगा वो क्वालिटी वाइज और फिटनेस वाइज ठीक होगा, यानी कि वो जिस पर्पज़ के लिए लेके जा रहा है उस पर्पज़ के लिए वो
फिट रहेगा। मैं सर्दियों की बात करती हूँ। अब सर्दियों में मान लीजिए मुझे एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसमें मेरा पानी जो है वो 24 आवर्स, यानी दूध चाय पानी जो भी है वो 24 घंटे गर्म रहे, ठीक है। तो मैंने अपनी दुकानदार को जो है एक तो ये होता है ना कि अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, राइट। इससे तो फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाती है ना, फिर तो वो एक इम्प्लाइड नहीं रहेगी, वो तो एक्सप्रेस हो गई। लेकिन फिर भी अगर आपने थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया कि सर्दियों के लिए बॉटल चाहिए, तो सर्दियों में आप ठंडा पानी तो नहीं लोगे ना, लोगे तो नॉर्मल पानी या गर्म पानी लोगे। तो देने वाले को भी ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो कस्टमर है वो किस पर इन दिनों में अगर ये ऐसी बॉटल मांग रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो है पर्पज़ यही होना चाहिए। और कुल मिलाकर एक चीज़ मैं और आपको बार बार बता रही हूँ कि कस्टमर से भी उम्मीद की जाती है कि भैया आप भी बुद्धू बन के दुकान पे मत खड़े रहो, आप भी थोड़ा सा देखो कि वो क्या चीज़ पैक कर रहा है, वो क्या चीज़ दे रहा है और वो आपकी बात पर कितना ध्यान दे रहा है। तो आपका स्किल, आपका माइंडसेट और आपकी जो एक इंटेलिजेंस है वो भी तो मायने रखती है ना, कि सारा का सारा आप सेलर पे डिपेंडेंट हो, है कि नहीं बात। तो क्वालिटी और फिटनेस में ये मानकर चलेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो बिल्कुल सही होगा और वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, राइट, ओके। अगर आपने स्पेसिफाई किया है फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि उससे चीज़ बाहर हो जाए। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो भी बायर ये थोड़ी ना सोचेगा कि मुझे चीज़ टूटी फूटी देगा। टूटी फूटी क्यों देगा? आपको चीज़ सही सलामत मिलनी चाहिए, राइट। अब आप कई बार कोई चीज़ खरीदते हो, आप ऑनलाइन भी खरीदते हो, अगर ज़रा सा भी क्रैक होता है तो क्या करते हो? वापस कर देते हो ना। और आप उसमें कमेंट्स में क्या लिखते हो कि द प्रोडक्ट वाज ब्रोकन, जो पैकिंग थी वो ठीक नहीं थी, है क्या नहीं बात। और वो बिना तू तड़ाक के आपसे वो चीज़ वापस ले लेते हैं, नहीं ले लेते, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कभी की है तो। वही बात यहाँ पे भी है, ओके जी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है हाउएवर के साथ। देखिए कई बार ये होता है कि शॉपकीपर को हम एक ब्रांड बता देते हैं कि भाई मुझे वुडलैंड के शूज़ चाहिए। अब वुडलैंड के शूज़ या बाटा के शूज़, जब मैंने बोल दिया ना मुझे बाटा के चाहिए, फिर दुकानदार मुँह से कुछ भी ना बोले, मैं कुछ भी ना बोलूँ, तो भी वो सारी बात, वो सारा रिस्क अब मेरा है। मैंने जब उसको बोल दिया मुझे बाटा के शूज़ चाहिए, उसने मुझे बाटा का ओरिजिनल ब्रांड दे दिया, उसके बाद चीज़ डिफेक्टिव निकले, क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, दुकानदार की कोई गलती नहीं है, राइट। दुकानदार की कोई गलती नहीं है। सेलर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने ब्रांड से चीज़ मांगी है और ब्रांड से ये उम्मीद की जाती है, वो मैन्युफैक्चरर का कसूर है, वो शॉपकीपर का कसूर नहीं है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू मर्केंटिबिलिटी ऑफ गुड्स। सीमेंट खरीदना है तो सीमेंट की फॉर्म में होना चाहिए कि वो पत्थर दे देगा मुझे, कैसे यूज़ करूँगी हम अपने मकान बनाने में, है ना। तो ये भी बात क्लियर है कि ये बताने की ज़रूरत है। मैं सीमेंट खरीदने गई, मैं उसको कहूँगी भैया पत्थर वाला मत देना, मेरे को पाउडर वाला देना, क्या ये बताने की ज़रूरत है? नहीं। इसका मतलब है जब वो चीज़ देगा तो ऑब्वियसली मर्केंटिबिलिटी का मतलब यूज़ करने लायक वो चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल। ये चीज़ आप वहीं पे कनेक्ट कर सकते हो जो पहले पॉइंट आया था। जो सैंपल आपने मुझे दिखाया है और जो मेरी गाड़ी में सामान रखवाया है, जो मेरे घर पे भेजा है, वो सैंपल से मैच करना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं है कि उसमें 10 चीज़ें आपने सैंपल के साथ मैच करती डाली, बाकी 15 चीज़ें आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। और बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी होनी चाहिए कि आप सैंपल मेरे पास भेज रहे हो ना, या मेरे को प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो एक्सेप्ट करने से पहले मैं सारी चीज़ें चेक कर लूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपने भेज दिया जी ठीक है, ज़बरदस्ती हो गया, अब आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये भी होता है कि अगर कोई बाद में, अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है, दुकान पे मैंने चीज़ अपने हिसाब से चेक कर ली है, मुझे ठीक ठाक लगी है, लेकिन घर आने के बाद यूज़ करने के बाद मुझे उसमें ऐसे डिफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो डिफेक्ट्स उस समय नज़र नहीं आए थे, विच वर नॉट अपेरेंट और विजिबल एट दैट मोमेंट वैन मैं सामान खरीद रही थी। तो अब यहाँ पे भी वही बात आ जाए कि भाई कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें दुकानदार को पता होती हैं पर वो छुपा जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब आप देखना चाहो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप उतने नॉलेजेबल नहीं होते हो जितना दुकानदार होता है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो वो डिफेक्ट्स को बता दे या फिर वो सही चीज़ आपको दे। कंडीशन एज टू यूजेज ऑफ ट्रेड। वही ट्रेड में क्या मतलब, कहने का ये है कि आप अगर मैं मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ और मैं होलर सेलर से सामान उठाती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे आगे बेचना है ना, यानी गुड्स बेचने लायक होनी चाहिए, वही तो मैं खरीदूंगी ना। तो ये एक कंडीशन इम्प्लाइड है कि जो भी गुड्स आप ले रहे हो दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेल। अच्छा कई बार ये भी होता है, अब मैं आपसे ख़रीद रही हूँ, आप सप्लायर हो,
या मैं बाटा कंपनी से खरीद रही हूँ तो मैं क्या सोच के खरीदूँगी कि बाटा के शूज़ मिलेंगे कि मुझे वुडलैंड के मिलेंगे या मुझे रिबॉक के मिलेंगे, नहीं ना। तो इट मीन्स कि ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि अगर आप का पर्टिकुलर ब्रांड का मांग रहे हो तो फिर वो ब्रांड का ही होना चाहिए, नहीं क्या वो किसी और ब्रांड का आपको दे दे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब यहाँ पर आपकी हेल्थ से है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ सही होनी चाहिए और आपकी हेल्थ को नुकसान करने लायक ना हो, नुकसान वाली चीज़ ना हो, ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉयड वारंटीज़ पे। वारंटीज़ यानी कि अगर टूट भी जाएगी तो आप डैमेज ले सकते हो बट आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते। जैसे क्वाइट एंड पीसफुल पोजेशन, मैं सामान ख़रीद के घर ले आई हूँ लेकिन मुझे सामान मेरे को यूज़ ही नहीं करने दिया जा रहा, कोई मुझे परेशान कर रहा है, मुझे सेलर परेशान कर रहा है सामान यूज़ करने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे को जो सामान आपने दिया है मुझे शांति से प्यार से उस सामान का इस्तेमाल करने दीजिए क्योंकि मेरा राइट है, क्योंकि मैंने उसको ख़रीद लिया, अब मैं उसकी ऑनर हूँ, तो आप मेरे राइट के बीच में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्प्रेंसेस, कोई ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आपने मेरे को ज्वेलरी गिरवी रखी है, राइट, और पता चले ज्वेलरी आप पहले किसी को बेचे खड़े हो और आपने किसी और की ज्वेलरी रखी है, भाई ये तो गड़बड़ करके आपने मुझे दे दी ना। वो ज्वेलरी का मालिक तो मेरे घर आ गया लड़ने के लिए, आपने ज्वेलरी कैसे रख ली है तो मेरी थी, अब मुझे क्या पता ये कि भाई वो आपकी थी या किसी और की थी। तो मान लीजिए ये ज्वेलरी आपने पहले किसी और के पास गिरवी रखी और अब रखी है, फिर तो आप मेरे पास नहीं रख सकते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कुछ घोटाला भी कर लेते हैं इस टाइप का। तो अगर इस तरीके का कुछ सीन है कि आप जो सामान बेच रहे हो, मान लीजिए आप मेरे को ज्वेलरी बेच रहे हो बट वो ज्वेलरी आपने कहीं गिरवी रखी हुई है, गिरवी रखी हुई का मतलब उसके पास अभी नहीं है, आपने एक तरह से उसको बोल रखा है कि भाई ये ज्वेलरी जो है मैं तेरे को दे दूंगा, या आप उससे पहले एडवांस में लोन लिए बैठे हो, यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसका मतलब वो ज्वेलरी या जो सामान आप मुझे बेच रहे हो वो फ्री कहाँ है, उसके ऊपर तो पता नहीं दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। तो सेलर इज़ लायबल फॉर डैमेजेस, आप मेरे को डैमेज दोगे। वारंटी एज टू स्पेसिफिक केयर, कई बार गुड्स ऐसी होती हैं स्पेशली जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई बोतल ख़रीद के लाया, दुकानदार को पता है कि अगर इसको ढक्कन इस तरीके से खोलेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसको बताना चाहिए ना बायर को कि मैडम आप इसका ढक्कन इस तरीके से घुमाइएगा या आप इसको इतने टेम्परेचर पे गर्म कीजिएगा इस प्रोडक्ट को या इस बर्तन को। तो ये चीज़ें कौन बताएगा, ये हमारे को सामने वाला ही बताएगा, क्योंकि बायर को हर चीज़ नहीं भी पता होती। तो ये वारंटी माना जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक केयर के साथ कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करना वो हमारी नॉलेज में नहीं होता, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर, राइट। सो दीज वर द वारंटीज़। और अगर ये टूटती हैं तो बायर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो डैमेजेस ले सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर और बायर बिवेयर। अभी शुरू में एक पॉइंट आया था ना कि बायर से ही उम्मीद की जाती है कि भाई तुम बुद्धू बन के दुकान पर मत खड़े रहना, तुम भी थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेना, तुम भी थोड़ा हाथ लगा के देख लेना, तुम भी ज़रा सूट को पलट के देख लेना कहीं कोई उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं उसका कलर तो नहीं फेड हो रहा। अगर आप ये सब चीज़ें बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना चाहते और आप सारी बातें सेलर पे डालते हो तो वो भी तो गलत है कि नहीं बात। देखिए सेलर पर आप मतलब भी डाल सकते हो जब सेलर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग से इस्तेमाल करके चेक कर सकते हो, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ ऐसी निकलती है ना, फिर सेलर को आप रिस्पॉन्सिबल बनाओ। बायर इतना भी वो नहीं होता ना कि हर चीज़ को पता लगा ले, कुछ चीज़ें इनविजिबल भी होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती। तो सेलर की लायबिलिटी कब राइज होती है, व्हेन लेटेंट डिफेक्ट्स, मतलब कोई बाद में कोई डिफेक्ट निकलते हैं गुड्स में, विच आर नॉट विजिबल एट दैट मोमेंट, जब बायर सेलर के पास सामान लेने आया है। सो बायर का जो एक तरीका है वो थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला होना चाहिए। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं कि भाई बेचारा बायर कितना भी ईमानदारी कितना भी समझदारी दिखाए, कई बार गड़बड़ हो ही जाती है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब बायर की नहीं बल्कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। जैसे जब बायर सेलर के ऊपर डिपेंडेंट है स्किल और जजमेंट को लेकर। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप कोई माइक्रोवेव ओवन खरीदने जा रहे हैं और उसकी इंटरनल चीज़ों का आपको कैसे पता लगेगा, नहीं आप तो
उसको थोड़ा बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, खासकर जो टेक्निकल चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए सेलर की इंटेलिजेंस पर, उसके स्किल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर सेलर वहाँ कुछ गड़बड़ कर जाता है, छुपा जाता है, और तो ये माना जाएगा कि भाई बायर क्या करे, वो तो उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, तो उस समय सेलर रिस्पॉन्सिबल है। फिटनेस हैज़ ए पर्टिकुलर फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़, तो क्वालिटी फिटनेस को लेकर अगर आपने अपने स्पेसिफिकेशन दे दिए हैं और फिर उसको मैच नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए कि उसमें सेलर की गलती है ना। आपको अगर आपने ये बोल दिया है कि मुझे जो है ऐसा माइक्रोवेव ओवन चाहिए जो इतने लीटर का हो या इतनी बड़ी फैमिली के लिए, उसमें ग्रिल का ऑप्शन होना चाहिए, उसमें मैं केक भी बना सकूं या उसमें मैं तंदूरी रोटी भी बना सकूं, यू हैव स्पेसिफाइड द पर्पज़, बट सेलर ने आपको कोई भी उठा के चिपका दिया, तो ये तो उसकी गलती है ना, ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन। वही सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैम्पल एक ही मतलब उसमें है। जो चीज़ें उसने बड़ा चढ़ा कर डिस्क्राइब की हैं तो आपके प्रोडक्ट उस डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। जो चीज़ उसने एज ए सैम्पल दिखाई है वो सैम्पल से मैच करनी चाहिए, अगर नहीं करती तो इसका मतलब होता है कि वो कंडीशन उसने तोड़ी है। सेल बाय फ्रॉड, अगर वो आपको इंड्यूस कर रहा है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपको बातों में उलझा कर अपना सामान दे रहा है और वहाँ आपकी समझदारी भी कई बार काम नहीं आती है, तो फिर तो भाई सेलर फ्रॉड, ऑब्वियसली फ्रॉड करके जब आप काम कर रहे हो तो उसमें कई बार क्या होता है, सामने वाला देखो फ्रॉड आप किसके साथ कर सकते हो, जो आपकी बातों पर विश्वास करता है ना। अगर बायर ने अपनी समझदारी भी दिखा दी है और आपके ऊपर भरोसा भी कर रहा है और आप उस भरोसे का फ़ायदा उठाकर उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, तो यहाँ पर सेलर की गलती है। एंड द लास्ट वन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज लेटेंट डिफेक्ट्स। अभी यहाँ पे डिस्कस किया था ना हमने ये यहाँ पे कि सेलर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो उसको पता होते हैं, छुपा जाता है, और बायर अब कितनी भी समझदारी दिखाए वो डिफेक्ट्स कई बार उस समय नहीं दिखते जब वो प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन बाद में दिखते हैं। तो बायर कैन नॉट स्पॉट द लेटेंट डिफेक्ट्स इन गुड्स दैट आर नॉट अपरेंट व्हेन ही एग्जामिन्स द गुड। जब गुड्स को देख रहा है एट दैट मोमेंट ही इज़ नॉट एलिजिबल टू चेक ऑल दीज डिफेक्ट्स जो कि बाद में दिखाई देंगे। सो इन दिस केस सेलर इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल। सो अब इस चैप्टर में आपने ये देखा कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है, और कंडीशन के टूटने से वारंटी के टूटने से क्या इफेक्ट आता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट completely. Thank you so much. Bye bye and take care.